नया शब्द है। बेफिक्र होके मुझे अपनी बातों को बताइएगा ताकि मैं ये समझ सकूं कि मुझे अपना स्टैंडर्ड कहां से शुरू करना है। तो सभी के लिए ये ब्लड सर्कुलेशन नया नहीं है। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए ये नया नाम हो नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन आखिर करता क्या है, सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे, उसके बाद आपको आगे इसके बारे में बताते जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन क्या काम करता है, कोई बताए? चलिए हम बताते हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में एक ऐसा पाथ क्रिएट करता है जिससे हो करके आपके बॉडी में न्यूट्रिशन हर एक सेल तक पहुंचे। सेल पता है, हर एक सेल तक पहुंचे और सेल से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। बस यही काम है सर्कुलेशन। क्लियर? सर्कुलेशन होती क्या है इसको आप पढ़ते हैं एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अभी बैठ जाइए, इसलिए आगे आप बैठ जाइए, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सिस्टम शब्द का अर्थ पता है, कहां पर सिस्टम लगता है? आराम से बेझिझक होके बोलो, मेरे सामने ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो कुछ बताऊंगा ही, क्योंकि मैं यहाँ एज अ क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं मैं उसी तरह से आपको पढ़ा, ठीक है। तो अगर सिस्टम शब्द का यूज कहां होता है? कभी भी सिस्टम शब्द अगर लगा हुआ है तो वहां पर सिंगल कंपोनेंट कभी नहीं रहे, ठीक है। कम से कम मिनिमम 2 कंपोनेंट मिल करके एक सिस्टम बनाएंगे। क्लियर? एक अगर सिस्टम बन रहा है तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे। जैसे हम बात करें सबसे कम कंपोनेंट वाला कौन सा सिस्टम है? सबसे कम कंपोनेंट वाला सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। कौन कौन से? कौन कौन से? एक कंपोनेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल, पहला कंपोनेंट उसका क्या हो गया? दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। उसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर? अब समझ में आ गया कंपोनेंट क्या है। उसी तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन सा? 3 बोला है, कौन कौन सा? बस? और कोई बताना चाहेगा? अब गिनो। सबसे पहला क्या होगा? हार्ट। सबसे पहला क्या होगा? देन आर्टरी, ठीक है। कितने कंपोनेंट हो गए? उसके बाद वेन्स, उसके बाद कैपिलरी, उसके बाद ब्लड। समझ में आ गया? क्लियर? तो कितने कंपोनेंट हो गए? 5 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब इन 5 कंपोनेंट से अगर आपको इन 5 कंपोनेंट की जानकारी मिल जाए तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम जान जाओगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के स्पेशलाइज्ड बन जाओगे ना? क्यों नहीं? अभी इसमें क्या दिक्कत है भाई? जितने कंपोनेंट, जैसे आपका ये महाविद्यालय है, इसमें कितने कंपोनेंट हैं? क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, तो कितने कंपोनेंट हैं? एक एकेडमिक्स है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यही 2 कंपोनेंट है। और इस दोनों कंपोनेंट के बारे में आप जान गए तो इस महाविद्यालय के बारे में जान जाओगे। तो
तो इसी तरह से बैठ जाओ बेटा, तुम सजा थोड़ी नहीं। तो इसी तरह से अगर आप ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के पांचों कंपोनेंट के बारे में जान गए तो आप सर्कुलेशन के विशेषज्ञ नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे ना। तो आज हम थोड़ी सी कोशिश आपको यही करते हैं। क्लियर? खाना पीना खा के आए हैं? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते। पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? क्या है इंट्रोडक्शन? थोड़ा सा पढ़ के बता सकते हैं क्या है इंट्रोडक्शन? पढ़िए। इंट्रोडक्शन क्या है? The cardiovascular system is a transport system of the body. यानी ये बॉडी का क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और इसके बाद ये किस चीज से बना हुआ है? इट कंप्राइज ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में ही आपकी आर्टरी और कैपिलरी इंक्लूड हो गई। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा काम क्या है? सप्लाई। द कन्वेइंग मीडिया क्या है? ट्रांसपोर्ट का कन्वेइंग मीडिया क्या है? ब्लड, जो कि किसमें फ्लो होता है? एक ट्यूबुलर सिस्टम में। यानी ब्लड सर्कुलेशन किस टाइप का हो गया? क्लोज टाइप। समझ आ गया? ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किस टाइप का हो गया? क्लियर? अभी तक तो समझ में आ रहा है? आगे कहीं कोई दिक्कत? चलो इसके आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या फंक्शन होता है? चलो उसके बारे में देखते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्या करता है? और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट। दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। दैट गैसियस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज पढ़ा है रेस्पिरेशन में। क्लियर? जिसमें ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। दैट इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यून सिस्टम को ब्लड न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करे, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्रोवाइड ना करे, तो क्या इम्यूनिटी आएगी? नहीं आएगी। इसी से पता चलता है कि किसी व्यक्ति की अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तो यानी उसका क्या सबसे अच्छा है? ब्लड सर्कुलेशन। समझ में आ गया? उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन क्या है? सबसे अच्छा है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत होगी तो हमको रोक के पूछ लेना। ठीक है? देन ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड कैसे करते हैं? कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। कौन करता है? ब्लड वेसल्स। क्लियर? अभी हम लोग ब्लड वेसल्स को थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, आर्टरी और वेन्स के लिए। अभी हम दोनों को इकट्ठा करते हैं। क्लियर? देन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है? उसका कोई ऐसा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंपिंग का काम है। कैसा काम है? ठीक है। अभी तक अब यहां मैं थोड़ा रुकूंगा। हार्ट की स्ट्रक्चर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है? आगे समझने की कोई जरूरत नहीं ना है? कि है? नहीं है ना? चल अब हार्ट क्या कर रहा है? इसको पंप कर रहा है। तो देन अब पंपिंग में क्या क्या काम होता है देखिए। कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में हमने आपको अभी बता दिया। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ फोर चैम्बर hollow muscular organ approximately the size of your fist. fist का मतलब समझ आ गया? fist का मतलब
यानी इस मुट्ठी के बराबर ये आपका हार्ट है। क्लियर? कहां पे है? लोकेशन देखिए किस जगह पर है। पहला सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम कहां है? जैसे ही आप सांस लेते हो, लिया, चेस्ट बाहर आया, तो ये चीज जहां स्टमक है उसके ऊपर जाएगी, तो वही जो ऊपर और नीचे हो रही है उसी को हम कहते हैं डायफ्राम। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लियर? सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, यानी डायफ्राम के ऊपर। लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, यानी ये जो मिड लाइन है इसके थोड़ा सा लेफ्ट। क्लियर? देन एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी है उसके आगे, और स्टर्नम के पीछे। ये जो स्टर्नम का पोजीशन है ये, क्लियर? जहां दोनों रिब्स आकर के आपस में मिलती है, जिस बोन से रिब्स आपस में आकर के मिलती हैं उसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्लियर? अब ये देखिए हार्ट की ये पोजीशन, ठीक है? अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है ये देखा ना, इस डायफ्राम के ऊपर यहां पर आपका स्टर्नम होगा, स्टर्नम के पीछे, और इससे ठीक पीछे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के आगे और स्टर्नम के पीछे। क्लियर? यानी अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये स्टर्नम है तो इसके बीच में क्या होगा? हार्ट होगा, और हार्ट के दोनों तरफ क्या होगा? लंग्स। हार्ट के दोनों तरफ लंग्स होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये देख लीजिए डायग्राम। अब सुपीरियर वेना केवा, लेफ्ट लंग, एओर्टा, पेराइटल प्लूरा, पल्मोनरी लंग, पेराइटल पेरिकार्डियम, एपेक्स ऑफ हार्ट, डायफ्राम। ये इतनी चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी चीजों के बारे में आप लोग जान रहे हैं। डायफ्राम क्या हो गया? सबसे नीचे की पोजीशन में पता चल गई, ठीक है? सुपीरियर वेना केवा, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा, और ये दो बाइफर्केशन हो रही है। तो सुपीरियर वेना केवा ये होती है जो हार्ट जहां है उसका ऊपर का पार्ट। हार्ट अगर यहां पे है तो इसके ऊपर का पार्ट, यानी हमारी बक्कल कैविटी, आई, ब्रेन, ठीक है, ये सब इसके ऊपर के पार्ट होते हैं। तो इस पार्ट से ब्लड को राइट ऑरिकल में जो लेकर के एओर्टा आती है उसको हम कहते हैं क्या? सुपीरियर वेना केवा, ठीक है? और एक होती है, अगर सुपीरियर है तो इंफीरियर होगी ना। तो इंफीरियर वेना केवा क्या होगी? जो हार्ट के नीचे के ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहां सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर दोनों का पता चल गया कि जो हार्ट के ऊपर से ब्लड को लेकर के राइट ऑरिकल में आएगा उसको हम क्या कहेंगे? सुपीरियर वेना। और जो हार्ट के नीचे से, नीचे के भाग से ब्लड को लेकर के आएगा बॉडी के, उसको राइट ऑरिकल में, उसको क्या कहेंगे? इंफीरियर वेना। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, एओर्टा भी समझ में आ गया। ये जो एओर्टा है ये क्या करेगी? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के कहां जाएगी? बाहर की तरफ, यानी पूरे बॉडी। ठीक है? एओर्टा जो रेड कलर से बन रहा है, जो रेड कलर से दिख रहा है, ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के पूरी की पूरी बॉडी में जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? और वेना केवा पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर के कहां आएगी? राइट ऑरिकल। समझ में आ गया? क्लियर? चल, इसके फिगर में कहीं कोई समस्या नहीं? आगे बढ़े। आगे देखिए ब्लड कैसे फ्लो करता है।
ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो ब्लड अगर एंट्री करेगा तो कहां से करेगा? पल्मोनरी वेन से। ब्लड एंट्री करेगा तो कहां से करेगा? पल्मोनरी वेन से। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है? नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्लड एंट्री करेगा कहां से? पल्मोनरी वेन से। कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा में, और एओर्टा से फिर पूरे शरीर में। क्लियर? इसीलिए जहां से ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है उस चीज को रेड कलर से दिखाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। उसमें ब्लड कैसा होगा? समझ में आ गया? उसके बाद जैसे ही ब्लड घूम करके वापस आ रहा है, तो ब्लड वापस कैसे आ रहा है? सुपीरियर वेना के बाद और एंटीरियर, यहाँ एंटीरियर और सुपीरियर है। ठीक है, तो वो वेना के बाद ब्लड को खींच रही है। कहां से? पूरे बॉडी से। और वो कहां लेकर के आ रही है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से फिर ब्लड आ जाएगा किससे? राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा ब्लड किसमें जाएगा? लंग्स में। क्योंकि वेना के बाद जो ब्लड खींच रही है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड आ रहा है तो वो कहां ऑक्सीजन के लिए जाएगा? लंग्स में। इसीलिए यहाँ पल्मोनरी शब्द यूज हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी देखा ना, तो पल्मोनरी का मतलब है कि लंग्स के थ्रू आना। पल्मोनरी का मतलब क्या है? लंग्स के थ्रू आना। तो अब जैसे ही इस ब्लड में, जहां नीला वाला, नीले कलर का रंग है, वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाना है? लंग्स के पास। तो वहां क्या होगा? ऑक्सीजन उसमें मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां क्या होगी? एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब समझ में आ गया? और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कहां जाएगा? देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, देन पूरे बॉडी में, फिर पूरे बॉडी से उठ करके वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? और फिर लंग्स। समझ में आ गया? ये ब्लड का सर्कुलेशन। इतना समझ में आ गया? अभी तो बहुत कम आया, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। यहां तक में कोई समस्या किसी भी तरह की नहीं ना? क्यों? आगे बढ़े? चल, फंक्शन ऑफ द हार्ट क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को जनरेट करना। दूसरा क्या है? रूटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के जो पथ है, उसका जो रूट है, उसको निर्धारित करना। क्लियर? जैसे हार्ट सेपरेट्स पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब लंग्स के, ठीक है, और सिस्टमैटिक का मतलब बाकी बॉडी में। क्लियर? तो इसको क्या करता है? दोनों ओर को सेपरेट करता है। देन एंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो। हार्ट को ये पावर है निर्धारित करने की कि ब्लड आपका एक ही दिशा में फ्लो हो। समझ में आया? इधर उधर से ब्लड ना आए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में जाएगा, और उसके बाद पूरे शरीर से वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है? ठीक है, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर पल्मोनरी वेन से कहां जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर? तो ये एक रूट क्या कर रहा है? वो हार्ट निर्धारित किया हुआ है कि भैया तुमको इसी रूट से जाना है, इधर उधर डाइवर्ट ना। क्लियर? देन रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई।
किस सेल को कितनी ब्लड सप्लाई होनी है, इसका निर्धारण कौन करता है? हार्ट। समझ में आ गया? किस सेल को कितनी ब्लड देनी है, कितना ब्लड वहां से लेना है, ये निर्धारण कौन करेगा? नेक्स्ट, चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्शन रेट एंड फोर्स मैच कैसे निर्धारण करेगा? जो अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो सिस्टोल और डायस्टोल है, जो लब डब की आवाज है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो स्टेथोस्कोप लगा करके डॉक्टर जो सुनता है ना, क्या सुनता है? दो चीजें सुनता है, एक सिस्टोल सुनता है, सिस्टोल डायस्टोल, और एक लब और डब की आवाज। ठीक है, लब और डब की आवाज कब होती है? जब इसके वॉल्व बंद होते हैं। क्लियर? हार्ट में कौन कितने वॉल्व होते हैं? हार्ट में वॉल्व कितने होते हैं? 4, 2, एक बाइकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड को हम मैट्रियल वॉल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड को हम क्या कहते हैं? मैट्रियल वॉल्व भी कहते हैं। देन बाकी दोनों क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। बाकी दोनों क्या है? ठीक है, ये वॉल्व, ये दोनों वॉल्व जब बंद होते हैं तो हमारे बॉडी से लब और डब की आवाज आती है। और ये आपके कंप्लीशन का क्वेश्चन भी है, लब और डब की आवाज कब आती है? अब आते हैं हाउ ब्लड वेसल्स, इस पर आते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या है? A closed network of tubes। ब्लड वेसल्स क्या है? क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इसके अंतर्गत कितने चीज आते हैं? कितने आएंगे? दिस इंक्लूड्स आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया? आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज क्या है? आर्टरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल होती है। आर्टरी क्या काम करेंगी? ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में फैलाना। समझ में आ गया? आर्टरी क्या काम करेगी? ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाएगी। देन कैपिलरी क्या करेगी? माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, ये सेल तक उस ब्लड को ले जाने का काम करेगी। क्लियर? और ये दोनों करेंगे अलग अलग। जैसे आर्टरी जो कैपिलरी में डिवाइड होगी, वो सेल तक क्या करेगी? ब्लड को सप्लाई करेगी। और जो वेन्स कैपिलरी में डिवाइड होंगी, वो सेल तक की ब्लड को क्या करेंगी? उठा करके हार्ट तक पहुंचाएंगे। क्लियर? देन वेन्स ड्रेनिंग चैनल, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ब्लड के साथ, उसको क्या करती है? खींच करके लेकर के आती है कहां पर? हार्ट में। क्लियर? समझ में आ गया? ये कौन कौन से चैनल है? आर्टरीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है। कैपिलरी क्या है? और वेन्स क्या है? ठीक है, अब आर्टरी की थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये अगर ड्रेन चैनल है, ड्रेनिंग का काम करती है, तो इसके पास कौन कौन से विशेषताएं हैं? ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले क्या होगी? थिक वॉल होगी। ठीक है, इसकी जो ट्यूब की जो थिकनेस होगी क्या होगी? ज्यादा होगी। देन इलास्टिक फाइबर्स होगी, थोड़ी लचीली होगी। उसके बाद सर्कुलर स्मूथ मसल्स की होगी। किस तरह की होंगी? स्मूथ मसल्स की सर्कुलर होंगी, मतलब एकदम गोल होगी। समझ में आ गया? ऐसी होंगी कि उसका अगर रेडियस देखा जाए तो चारों तरफ से रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। और जिस चीज का रेडियस चारों तरफ से बराबर होता है उसी को हम कहते हैं सर्कुलर। अगर सर्कुलर शब्द आया है तो ये जानिएगा कि उस चीज का रेडियस, अगर हम मिड पॉइंट से रेडियस नापें तो सबका एक बराबर होगा। नहीं तो वहां पर या तो राउंड कर दिया जाता है या तो ओवल कर दिया जाता है। क्लियर? राउंड का मतलब लोग गोला समझते हैं और सर्कल का मतलब भी गोल समझते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब
कैपिलरीज कैसी होगी? वन सेल एक होगी। दूसरा सर्व द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये काम करती है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए ब्लड वेसल्स किस चीज की बनी होती है? ब्लड वेसल किस चीज की बनी होगी? ट्यूनिका इंफिमा सबसे पहला, दूसरा ट्यूनिका मीडिया, तीसरा एडवेंटिशिया। ठीक है, ये ब्लड वेसल इन तीन चीजों की बनी होगी। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के प्रकार, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कंडक्टिंग होंगे, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग होंगे, देन रेसिस्टेंस होंगे, देन एक्सचेंज होंगे, देन रिजर्वॉयर वेसल्स होंगे या कैपेसिटर वेसल्स होंगे। क्लियर? इसीलिए इन्हीं के कारण हमारे किसी भी सेल से या किसी भी टिश्यू से 100% ब्लड वेन्स के द्वारा वापस नहीं जाएगा। समझ में आया? कुछ ना कुछ ब्लड उस सेल में बची रहेगी हमेशा। क्लियर? अगर 100% ब्लड वहां से सक कर लिया जाएगा तो वो सेल क्या हो सकती है? मर सकती है। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखिए आर्टरी, जो आपके बॉडी में ब्लड को लेकर के जा रही है, उस आर्टरी की स्ट्रक्चर, ये आर्टरी में अभी हमने आपको बताया कि सबसे अंदर ये जो सर्किल बना हुआ ना, ये देखा ना, ये जो सर्किल देख रहा हो ना, ये सर्किल किसकी बनी हुई है? ट्यूनिका इंफिमा। और इस सेल की किस लेयर से? एंडोथेलियल लेयर से। क्लियर? और इसके बाहर वाली किसका है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। किस तरह के सेल से बनी होती है? किस मसल फाइबर से? तो कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। क्लियर? और अब आ गया बीच में ट्यूनिका रेडिया। समझ में आ गया? कहां उसकी पोजीशन कैसी होती है? ये। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, जो अभी इसके पहले आपने पढ़ा है। ये आर्टरी कैसी होती है? इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल कहां की आर्टरी इलास्टिक होंगे? तो एओर्टा की एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। समझ में आ गया? अभी आर्टरी कई भागों में बटेगी। समझ में आ रहा है? आर्टरी कई भागों में बटेगी, इसका ध्यान रखिए। तो अभी बोरियत तो महसूस नहीं हो रही है? आगे बढ़े। चल, देन मस्कुलर, कहां की आर्टरी मस्कुलर टाइप की होगी? तो रेनल, टेस्टिकुलर, रेडियल एंड टाइबियल एक्सेट्रा। ये सब जगह की आर्टरीज जो होंगी तो कैसे होंगे? मस्कुलर। और यही आपके अगर किसी ने नीट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें यहां से ये क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब आर्टरियोल्स देखो, अब यहां दूसरा नाम आ गया आर्टरियोल्स, यानी अब यहां पर आर्टरी का की ब्रांचिंग शुरू होगी। और आर्टरी की ब्रांचिंग को ऐसे समझना जैसे अंगूर का गुच्छा देखा है? तो अंगूर का गुच्छा जो सबसे ऊपर जहां से पकड़ते हो ये गुच्छा लटक जाता है, उस चीज को हम कहते हैं आर्टरी। समझ में आ गया? वो थोड़ा मोटा होता है ना, उसके बाद उसके नीचे एक ब्रांच आती है जिससे कई सारे अंगूर लटके होते हैं, उसमें ग्रैम्स लगे होते हैं। तो उस मेन ब्रांच को हम कहते हैं आर्टेरियोल्स। उस मेन ब्रांच को हम क्या कहते हैं? आर्टरियोल्स। ठीक है? और उस आर्टरियोल से कई जो छोटे छोटे ब्रांच लगे होते हैं जिससे अंगूर लगे होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं उसको हम कहते हैं आर्टरियो कैपिलरी। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्टरियो कैपिलरी। वही पूरे के पूरे सेल तक जाते हैं। क्लियर? और इसी तरह से वेन्स में
भी ब्रांचिंग होती है। तो वेन्स की ब्रांचिंग को हम कहेंगे वेन्यूल। जैसे आर्टरी से ब्रांच हुई आर्टेरियोल, वैसे वेन्स की ब्रांच हुई वेन्यूल, और वेन्यूल के बाद वेन्युलर कैपिलरी। अभी हम उसकी फिगर आपको दिखाएंगे। ठीक, देखिए आगे बोलिए क्या है, ये एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोल से ये ब्रांचेस निकल रही है, देखो पीछे की तरफ से, इसको हम कहते हैं आर्टेरियल। क्लियर, इसमें हमेशा रेड कलर है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। क्या होगा? क्लियर। अब जहां पर ये ब्लू कलर से है वहां क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ब्लू कलर में हम नीचे से ऊपर से आएंगे। ठीक है, क्या है? वेनस कैपिलरी। क्लियर, वेनस कैपिलरी सारे कुछ एक होकर के किसमें मिले? अब वेन्यूल किसमें जाके मिलेगा? वेन्स। वेन्यूल किसमें जाके मिलेगा? क्लियर, आगे बढ़े, यहां तक कोई समस्या? चलिए, बॉडी कंटेन्स टू काइंड ऑफ कैपिलरी। कौन कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी है और दूसरी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी है। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब कि उसमें कहीं ना कोई जोड़ होगा। समझ में आ गया? एक कॉन्टिन्यूअस मतलब उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं होगा, कहीं कोई जोड़ नहीं होगा, वो सीधा एक होगा। लेकिन फेनेस्ट्रेटेड का मतलब कहीं ना कोई जोड़ होगा। क्लियर? कहां क्या होती है? यहां लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस कहां होगी? स्किन में, लंग्स में, स्मूथ मसल्स में एंड कनेक्टेड टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद फेनेस्ट्रेटेड कहां होंगे? पैंक्रियास में, एंडोक्राइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैरोटिड प्लेक्सस में और सिलियरी प्रोसेस में। समझ में आ गया? साइनसॉइड, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि साइनसॉइड होते क्या? होता तो है ब्लड सर्कुलेशन में ही काम आता है, लेकिन होता क्या? साइनसॉइड क्या होंगे? वेस्कुलर स्पेस है जिसकी जो डायमीटर होती है, स्पेस की जो डिस्टेंस होती है, जो साइज होती है, वो कितनी है? 40 माइक्रोन। समझ में आ गया? ये कहां होगा? सबसे ज्यादा लीवर में, उसके बाद पैराथायराइड। समझ में आ गया? अब देखिए वेन्स। वेन्स, ये तो बात सही है कि अभी तक हमने जो वेन्स के बारे में पढ़ा वो क्या है कि वो वेन्स हर जगह से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? लेके आती है। कहां तक? हार्ट। लेकिन कभी कभी वेन्स नॉर्मल से वेरिकोज हो जाते हैं। आप लोग बहुत जो गांवों में काम करते होंगे, विशेष तौर से महिलाओं में ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है, जिसमें पैर की नसें उनकी मोटी मोटी दिखाई देती हैं, किसी जगह वो गुच्छे की जैसे वो ग्रुप में दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन। समझ में आ गया? जिसमें ये वेन आपको ऊपर तक दिखाई देती है, सामने उभरी हुई। तो ये क्यों होती है? क्योंकि ब्लड से जो नॉर्मल वेन होती है वहां पे उनके यहाँ पे एक क्लोज वॉल्व लगी हुई है। ठीक है, ये वॉल्व जब बंद रहेगी तो ऊपर से आने वाले ब्लड फ्लो, समझ में आया? वो ब्लड फ्लो कहां हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा, उसमें प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर किन्हीं कारणों से ये वॉल्व क्या हो गई? हट गए, क्लियर? किसी भी कारण से, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये वेन कहां चली जाएगी? ब्लड फ्लो पूरा नीचे तक, और नीचे से वो डाइवर्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए वहां इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। समझ आया? तो ब्लड क्या होना शुरू हो जाएगा? इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और तब यहाँ पर किस तरह से क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी, और उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन। और ये अगर हो गया तो आपको जीवन भर विटामिन सी की लेना बहुत ही जरूरी होगा,
क्योंकि इसको ठीक करने की कैपेसिटी किसमें है? विटामिन सी में। इसीलिए ज्यादातर लोग कहते भी हैं कि विटामिन सी लिया करिए। समझ में आ गया? चलिए अब आइए वेन्स। वेन्स क्या है? इन्वॉल्व होती है। दूसरा लार्ज इररेगुलर ल्यूमेन होता है। देन हैव वॉल्स। देन कैन स्पेस अराउंड। कितने टाइप की होती है? लार्ज, मीडियम, क्लियर? वेन्स, अब यहाँ पे पढ़ा ना कि वेन्स में क्या होता है? वॉल होती है। लेकिन कुछ ऐसी वेन्स भी है जिसमें वॉल नहीं होता है, और वो वॉल जिसमें नहीं होता है वो ये। इनको छोड़ करके सारी वेन्स, जहां पर भी आप वेन्स पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? समझ में आ गया? क्लियर? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेनस रिटर्न। हालांकि ये चीज आपका एमएससी का है, यहाँ पे एमएससी के बच्चे नहीं ना है, सिर्फ यूजी है ना, तो यहाँ पे ये आपकी उस टॉपिक में नहीं ये। लेकिन आप जान लीजिए कि क्या होता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कभी कभी रात में अगर आप सोए हुए हैं तो पैरों में टांस लगती है, सुना है? वही क्लियर? दूसरा नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर। तीसरा pulsation of arteries. Next gravity and next force. ठीक है? ये आप एमएससी में जब जाएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक? एंथोमोसिस, ये भी एक बड़े ही विचित्र टाइप का डिजीज है। जी हाँ, जिसमें आपके ब्लड में, यहाँ ये देख रहे हो ना, ये कैपिलरी है, वेन्स। ठीक है? ये वेन्स है, और उस वेन्स में किसी कारणवश कहीं पर भी ब्लॉकेज हो गया, दिख रहा है ना? तो अब उस ब्लॉकेज के पास ब्लड ना जा पाएगा, ना वहां से जो ब्लड उस ब्लॉकेज के थ्रू इकट्ठा है वो वापस आ पाएगा। और अगर ऐसा हो गया किसी भी जगह, तो वहां से टिश्यूज क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड न होने की वजह से टिश्यूज मरने लगते हैं। समझ में आ गया? टिश्यूज क्या होते हैं? मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। एंड आर्टरी, आर्टरी का एंड जहां पर नहीं होगा वो इस तरह से, क्योंकि आर्टरी दोनों जगह काम करती है, सेल में भी और टिश्यू में। समझ में आ गया? और सेल भी आपके कई तरह के पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं ना। अब आइए, अभी तक तो हमने उसके कंपोनेंट की बात की, अब हम आते हैं इस पर। सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है? कौन सा? कोरोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट। तो आपका हार्ट काम कर रहा है, उसको भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो उस ब्लड के, उस हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन ब्लड का हो रहा है उसके जीने की, तो उसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से होकर के आ रहा है किसमें? लेफ्ट ऑर्गन में, और उसके बाद एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में, और फिर ब्रेन से कलेक्ट होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? राइट ऑर्गन में, और फिर पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स। तो वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजेस हो रहा है, तो वहां पे उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी शब्द का ही मतलब होता है लंग्स। ठीक है? नेक्स्ट
systemic circulation, the flow of blood between the heart and the cell of the body. ये देखिए, आई थिंक हमको इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना, अभी तक किसी को बता रहा था। आगे बढ़े। देखिए आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड को लेकर के आती है। समझ में आ गया? कहां पे आती है? राइट ऑरिकल। क्लियर? बाकी ये सारी चीजें हमने आपको अभी तक बताई हैं, कहां से ब्लड इंटर करेगा, कहां जाएगा, किसके थ्रू जाएगा और कहां से ब्लड पूरी बॉडी से वापस आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। एक नया है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? पोर्टल वेन्स के द्वारा। और पोर्टल वेन कहां पाई जाती है? लीवर में। और पोर्टल वेन्स होती कैसे हैं? ऐसी वेन्स, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इससे इस एंड पर भी ब्रांचेस हो और इस एंड पर भी ब्रांचेस हो, तो उसको ऐसे वेन्स को हम कहते हैं पोर्टल। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ब्रांचेस है और ये बीच में एक सिंगल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। क्लियर? अप्लाइड मतलब डिसीज एंड डिसऑर्डर क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर, हेमोरेज, स्ट्रोक, आर्टेरियोसिस, एन्यूरिज्म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम CAD बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर है, ठीक है, देन हार्ट फेलियर, देन एनीमिया, हेमोफिलिया एंड ल्यूकेमिया। ये क्या है? डिसऑर्डर्स। ठीक है, अप्लाइड में फिर से आता है, ये एक बुक है। ये क्या है? ये वैशिस के द्वारा लिखी गई है और इस बुक के रेफरेंस में ये कहा गया है, इस बुक में ये कहा गया है कि प्रॉब्लम्स विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर कॉमन। ध्यान से समझना, क्या कहा गया है इस बुक में कि प्रॉब्लम्स विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर कॉमन बट they don't just affect older people। यानी कोई भी ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ओल्ड एज में नहीं हो, यानी 55 के बाद नहीं होगी। ये कब होगी? या तो अर्ली स्टेज में होगी या तो मिड में, लेकिन ओल्डर में नहीं होगी। क्लियर? और मेनी हार्ट प्रॉब्लम्स अफेक्ट चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। चिल्ड्रन मतलब अर्ली एज और टीनेजर्स मतलब मिड। समझ में आ गया? तो जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो चाइल्ड लेवल से चल करके और इसमें आती है एडल्ट स्टेज, लेकिन ओल्ड स्टेज में आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो होना होगा वो इधर ही हो जाएगा। अगर इधर नहीं हुआ तो बुढ़ापा अच्छे से कटेगा ना।